हेलो स्टूडेंट्स। एचबीएससी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं भाई हरियाणा बोर्ड के, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि उनकी इतिहास की जो बुक थी उसका सिलेबस चेंज हुआ था और उसकी न्यू बुक अभी आ चुकी है मार्केट के अंदर। सभी अपनी बुक परचेज कर लें और इसके बारे में जो हम आज देखते हैं कि इस बुक में क्या कुछ दिया गया है और इसका पहला लेसन हम करते हैं। ठीक है, ये इस बुक का फ्रंट पेज रहेगा। इसके विषय वस्तु सब्जेक्टिविटी में दिया हुआ भाई पहला लेसन है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता। पहली बात तो ये है कि भाई इसका नाम सिंधु सिंधु या सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि कोई भी बस्तियाँ जब विकसित होती हैं या कोई भी नगर विकसित होते हैं तो वो नदियों के किनारे ही विकसित होते हैं। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि वहाँ से उनको जल की पूर्ति होती रहती है, इसीलिए ही बस्तियाँ वहाँ पर विकसित होती हैं। क्योंकि देखिएगा, बस्तियों को जब बस्तियाँ बसती है तो उनको वहाँ से जल की पूर्ति चाहिए होती है। उस समय ज़्यादातर कृषि का ही यूज़ होता था, तो कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होगी। वहाँ पर रहने वाले लोगों को मवेशियाँ में रखेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी और कृषि वहीं पर की जा सकती है जहाँ पर अच्छा उपजाऊ ज़मीन हो। और उपजाऊ ज़मीन कहाँ पर मिलेगी? नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जो संचित मैदान होते हैं वहीं पर उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इन नदी घाटियों के अंदर ही ये सभ्यता, ये बस्तियाँ विकसित हुई थी। ये जो सभ्यता है भाई, इसको मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना गया है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक दो प्रस्तर स्थलों का उत्खनन किया था, खोज की थी, जो भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की और लोगों को विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण बढ़ा। देखिएगा भाई, अट्रैक्शन कैसे बढ़ा इनका, क्योंकि सबसे पहले हम बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज एक स्टोरी टाइप हुई थी भाई, एक कहानी के रूप में हुई थी। क्योंकि 1921 के करीब क्या था कि लाहौर में रेलवे लाइनें बिछाने का काम शुरू हुआ था। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, उस समय बिछाई जा रही थी तो उनको ईंटों की आवश्यकता हुई, रोडों की आवश्यकता हुई। तो साथ लगे एक टीले से, टीले का मतलब ये होता है भाई, इस प्रकार से बने होते थे टीले, रेत के मिट्टी के दबे हुए, जिनके अंदर भौतिक अवशेष दबे होते हैं ऐसे टीले, उनके अंदर से उन्होंने रोडों को उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ये रोडे उठाए गए, इनके साथ साथ इन्हें कुछ भौतिक अवशेष मिले जो उन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए जो कीमती वस्तुएं थी वो मिली। तो उन्होंने उसको उस समय हमारे भारत के पुरातत्व विभाग के जो लॉर्ड होते थे, जनरल लॉर्ड कनिंघम थे, कनिंघम के पास भेजा। तो उन्होंने इस प्रकार से इनको संज्ञान में लिया और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की, ये जो हड़प्पा है, इस नामक स्थल का उत्खनन हुआ और यहाँ से मिले जो अवशेष हैं उसके भी आपके ऊपर सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नामक नगर सबसे पहले सामने आया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये रावी नदी के किनारे है और ये मोहनजोदड़ो है। और ये में बाकी जो हैं ये कौन सी नदियों के किनारे पड़ते हैं? सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे मोहनजोदारो वगैरह नगर हैं, ये सिंधु नदी के किनारे पड़ते हैं। सिंधु नदी, ये मान लीजिएगा सिंधु नदी है और तिब्बत के मानसरोवर से होकर ये जो तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर नामक स्थान है, यहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए थोड़ा सा पंजाब में और फिर ये पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। क्योंकि 1921 से पहले भारत एक था, पाकिस्तान नहीं था, तो उस समय भारत का मैप कंप्लीट होता था। लेकिन आज भारत का मैप कितना है? इतना है। विभाजन होने के बाद जो सिंधु नदी का 75% हिस्सा है वो कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में। और 25% या 30% के आसपास जो हिस्सा है वो इंडिया के अंदर है।
इसके बाद बात आती है भाई सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से निकलकर ये यहाँ पर से चंडीगढ़ से होते हुए ये क्या है, बनावली, बनावली कालीबंगा से होते हुए यहाँ पर राजस्थान, फिर गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार से इन तीनों नदियों के किनारे, सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे ज़्यादातर बस्तियाँ पाई गई हैं, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है भाई। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, देखिएगा भाई, ये पूरा का पूरा एरिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता का है। ये इस एरिया को कवर क्यों किया गया है? इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ से मिलने वाले जो भौतिक अवशेष हैं, पोर्ट हैं या ज्वेलरीज हैं, यहाँ से मिलने वाले खिलौने हैं या और कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, वो सभी के सभी आपस में संबंध रखते हैं। उनके आधार पे इस सभी का, इनका जो बाउंड्री निर्धारित की गई है। ठीक है भाई। लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं देखिएगा भाई, राखीगढ़ी है, हरियाणा में है, कालीबंगा है। ये जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगा ये राजस्थान में है, बनावाली हिसार में है, मीताथल भिवानी में है, मोहनजोदड़ो मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं, धोलावीरा और लोथल ये कहाँ पर पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के अंदर फैली भाई। अब देखिएगा भाई, इसका उत्तरांतम उत्तर बिंदु कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का उत्तर बिंदु, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर बिंदु है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है भाई। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इसका पूर्वी भाग है, पूर्वी पॉइंट है पूर्व का, और ये पड़ता है मेरठ में। और मेरठ कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ेगा बेटा? यूपी में। अब आ गया सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर कहाँ पर पड़ता है भाई? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे है? बलूचिस्तान कहाँ पे है? बलूचिस्तान है भाई हमारा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है भाई। अब आ गया दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार से इसकी ये बाउंड्री दिखाई गई है भाई। ठीक है। जिस प्रकार से भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात पड़ता है, उसी प्रकार जो हमारी जो सिंधु या सरस्वती सभ्यता है, इसके उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, सूत कांगेडोर बलूचिस्तान में और दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है भाई। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो पड़ता है भाई। अगर हम बात करें इसकी उत्तर और पूर्व की, इसका भाई पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। ये जो पूर्व और पश्चिम का जो ये विस्तार है कितना है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 1400 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये इन्हें बताया गया कि धोलावीरा गुजरात और कालीबंगा राजस्थानी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। प्रमुख नगर क्यों थे भाई धोलावीरा और राजस्थान में ये जो कालीबंगा है, राजस्थान में जो कालीबंगा है, ये धोलावीरा और कालीबंगा इसके प्रमुख स्थल क्यों थे? इसका मुख्य कारण ये है कि जो कालीबंगा है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर हमें खेती के एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर हमें जुते हुए खेत मिले। आप लोगों ने देखा हो खेतों किस प्रकार से जोता जाता है, उसी प्रकार उसके जुते हुए अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं, इसीलिए ये यहाँ का प्रमुख स्थान है। दूसरा आता है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है और एक पड़ता है लोथल। ये प्रमुख स्थल क्यों है भाई लोथल? क्योंकि ये बंदरगाह स्थल है। कौन सा स्थल है ये बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि यहाँ से व्यापार होता था। लोथल गुजरात क्या एक समुंदर के किनारे पड़ता है। गुजरात जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात देखिएगा, हम मैं आपको लोग बता देते हैं अच्छे से। ये पड़ता है भाई गुजरात है। ये समुंदर हो गया, अरब सागर हो गया, ये हमारा हो गया लोथल और ये हो गया धोलावीरा।
दोनों के दोनों क्या है, बंदरगाह स्थल हैं। और इन बंदरगाह स्थलों से क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार पहले समुद्री मार्ग से होता था और ये इस प्रकार से ईरान की मेसोपोटामिया सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता से लिंक रखते थे। यहाँ से अफ़गानिस्तान से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था और ये विश्व के अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक केंद्र ये जो लोथल और धोलावीरा होते थे। यहाँ पर जहाज जो सामान के जहाज आते थे वो यहाँ पर ठहरते थे। इसको बंदरगाह कहा गया है। इसको बंदरगाह इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से मिलने वाले जो एविडेंस है वहाँ उनके आधार के उसके आधार के ऊपर इसको बंदरगाह कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह के जैसे यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर मिला है, उसके साथ साथ यहाँ से हमें अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया आदि जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के भी अवशेष मिले हैं। क्योंकि ये बंदरगाह रहा है इसलिए यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है।